नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए और जानिए कि आज आप कमोडिटी मार्केट में कहां पर मुनाफा कमा पाएंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 02223001634, 02223001635। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर की, मानसून की। इस साल मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल सामान्य बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक जून अगस्त के दौरान औसत का 96% बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक पूरे सीजन में बारिश का वितरण बेहतर रहेगा। आगे अल्नीनो की और कमजोर होने की संभावना है। मौसम विभाग जून के पहले हफ्ते में अगला पूर्वानुमान जारी करेगा। Southwest monsoon seasonal rainfall for the country as a whole is likely to be near normal, and quantitatively the monsoon seasonal rainfall June to September rainfall is likely to be 96% of the long period average, with a model error of plus or minus 5%. और मानसून का जो पहला पूर्वानुमान जारी हुआ है, इसकी क्या कुछ और बारीकियां हैं, इस पर आईएमडी के डीजी केजे रमेश से बात की है हमारे संवाददाता समीर दीक्षित ने। आइए सुन लेते हैं। के लिए पर्टिकुलरली खरीफ के लिए बहुत बढ़िया रहने का संभावना है। विस्तार से वर्षा होगी, जैसा 2017 मानसून 2018 मानसून भारत किसानों के लिए प्रोडक्शन के लिए बहुत फेवरेबल रहा है। वो स्थिति 2019 में भी रहने की पूरा संभावना है। और अभी जो फर्स्ट स्टेज में एल-नीनो अपना प्रभाव बदल रहा है। पहले स्ट्रॉन्ग एल-नीनो होने का संकेत दिया गया था जनवरी में। अब जो है स्ट्रॉन्ग एल-नीनो बिल्कुल नहीं होगी, वो बात तो साफ है। और जो अभी वीक एल-नीनो है स्थिति, वो भी धीरे धीरे वीक एल-नीनो से न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट होगा मानसून आते आते और मानसून सीजन के दौरान भी। उसकी वजह से एल-नीनो का प्रभाव अगर होगा तो शुरुआती दिनों में जून में थोड़ा बहुत होगा, अदरवाइज सीजन एज ए होल एल-नीनो का प्रभाव नहीं रहने का अनुमान लगाया गया। उसके साथ साथ पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशंस भी मानसून सीजन के दौरान डेवलप होने का अनुमान हमारा मॉडल्स ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका सबका कपल्ड मॉडल्स भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ये एल-नीनो और आईओडी जो है एक दूसरे के असर को कम करते हैं, ऑफसेट करते हैं। सो अगर जो भी एल-नीनो का प्रभाव रहेगा, पॉजिटिव एल-नीनो आईओडी की वजह से उसकी प्रभाव कम दिखेगी और मानसून की वर्षा के ऊपर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। तो आपके मुताबिक इस बार का जो मानसून है वो नॉर्मल मानसून है, लेकिन रेनफॉल के लिहाज से आप कह रहे हैं कि ये एक समान रहेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा? हम जो अनामलीज प्रेडिक्ट करते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव अनामली या पॉजिटिव अनामली कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है। यूरोप का प्रेडिक्शन भी ले लीजिए, हमारा ये अप्रैल का प्रेडिक्शन की ले लीजिए, अनामलीज नहीं है। इसका मतलब अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन होना है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? राजस्थान में कम बारिश होती है, वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा होती है बारिश। जो सामान्य मानसून बारिश की डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक कैरेक्टर बरकरार रहेगा। तो ये आपने सुना आईएमडी के डीजी को, जो कह रहे हैं कि अभी तो एल-नीनो कमज़ोर पड़ा है, आगे एल-नीनो पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएगा, यानी अच्छी बारिश की उम्मीद इससे बढ़ेगी। अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं स्काईमेट के चीफ मेट्रोलॉजिस्ट महेश पलावत जी। पलावत जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आप लोगों ने आईएमडी से पहले अनुमान जारी किया और उसमें आप लोगों ने कहा कि इस बार सामान्य के मुकाबले कम बारिश होगी, लेकिन आईएमडी का ये कहना है कि इस बार नॉर्मल मानसून होगा। जी हाँ, ये अगर आप देखें तो आईएमडी ने थोड़ी सी परिभाषा चेंज की है कि बिलो नॉर्मल मानसून जो था पहले वो 90 से 95 होता था,
लेकिन इन्होंने जो लिखा है वो 96 को भी उसमें इंक्लूड कर लिया है बिलो नॉर्मल में, और नियर नॉर्मल को भी 96 से 104% बोला है। तो इनके दो मॉडल हैं जिन्होंने फोरकास्ट किया है। इन्होंने CFS मॉडल ने 94% बोला है, जो ±5% का एरर है, और जो दूसरा मॉडल है इनका उसने 96% बताया है। तो ये भी जो प्रेडिक्शन है वो लोअर साइड ऑफ नॉर्मल है। तो जैसे हमने कहा था कि 93, तो हमें उम्मीद है कि बिलो नॉर्मल ही रहेगा। जी बताइए। अब तो आप IMD के अनुमान को खारिज कर रहे हैं? जी, हम अनुमान को खारिज नहीं कर रहे, हम अपना अनुमान बता रहे हैं कि हमारा अनुमान जो है उसी पे कायम है, और हमारे उम्मीद है कि ये बिलो नॉर्मल ही जाएगा। और चांसेस, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि जो बिलो नॉर्मल के चांसेस ज्यादा हैं और जो नॉर्मल के चांस थोड़े कम हैं, और एक्सेस और अबव नॉर्मल के एक तरह से ना के बराबर। अच्छा, दो बातें IMD ने और कही हैं, उस पर मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं। एक तो IMD ने ये भी कहा है कि इस बार मानसून का वितरण, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेन का, वो बेहतर रहेगा। इसको लेकर आप लोग एग्री करते हैं? जी हाँ, ये जैसे हमने बताया था कि जून में थोड़ा सा वीक रहेगा मानसून, और जुलाई के सेकेंड हाफ में रेन पिकअप होना शुरू हो जाएगी। तो जो आमतौर पर इलाके रहते हैं जैसे नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका, विदर्भा, मराठवाड़ा, ये इलाके, वैसे भी इन इलाकों में रेनफॉल पिछले कई सालों से कम हो रहा है, क्योंकि कोई अरेबियन सी और वेस्ट बंगाल का वेदर सिस्टम इतना यहाँ तक पहुंच नहीं पाता। तो इस इलाके में रेन इंटेंसिटी कम ही रहेगी। और बाकी जैसे हमने बताया था कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कोस्टल आंध्र प्रदेश, इन सारे इलाकों में ठीक ठाक बारिश होगी, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी नॉर्मल के आसपास बारिश होगी। तो एग्रीकल्चर बेल्ट जितने भी हैं और सेंट्रल इंडिया में भी बारिश हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर बेल्ट वगैरह जो है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, बिहार और झारखंड में थोड़ा सा बिलो नॉर्मल हो सकता है। एक बात और IMD ने कही है, वो ये कि अभी एल नीनो कमज़ोर पड़ा है और आगे एल नीनो का स्टांस न्यूट्रल हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो अभी इन्होंने बोला है कि कमजोर पड़ा है, तो बहुत ज्यादा उसमें असर नहीं है। जो नीनो 3.4 इंडेक्स होता है वो पहले 1 डिग्री था, 0.9 हुआ है, यानी कि 0.1 डिग्री कम हुआ है। तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी भी जो चांसेस हैं 80% कायम है, और जब मानसून आएगा तो धीरे धीरे कम होगा, लेकिन वो 60% के, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी 60% के आसपास ही बना रहेगा। तो हाँ, ये है कि डिवॉल्विंग एल नीनो होना शुरू हो जाएगा, सी सरफेस टेम्परेचर ज्यादा रहेंगे, मानसून थोड़ा बेहतर होना शुरू हो जाएगा अगस्त और सितंबर में। लेकिन उसका ये ऐसा नहीं है कि एकदम रेनफॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आप जो जुलाई और जून की जो बारिशों में कमी होगी उसको वो पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने कहा है कि ये थोड़ा सा बिलो नॉर्मल रहेगा। अच्छा, ठीक है। आपका दूसरा अनुमान कब जारी होगा? देखिए, अभी अगर जैसे 2017 में हमको जरूरत नहीं पड़ी थी, तो उम्मीद है कि दोबारा दूसरा मानसून दूसरा फोरकास्ट जारी करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। अगर पड़ती भी है तो मिड वे में हम जून में इसको रिवाइज करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। मतलब फिर आप वही काम करेंगे कि IMD के दूसरे अनुमान से पहले अपना दूसरा अनुमान जारी करेंगे? ये हो सकता है। ये मतलब ऐसा कुछ हमारे ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है कि IMD से पहले ही करेंगे। लेकिन जब हमें जरूरत महसूस होगी तो हम उसको जारी कर देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महेश पलावत जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए, डिटेल में इस पर बातचीत करने के लिए। लेकिन अब हमारे साथ दो और एक्सपर्ट हैं, राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के, और भाविक पटेल हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं ट्रेड बुल्स के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, आप ये बताएं कि मानसून के अनुमान के बाद जो IMD ने अनुमान जारी किया है, उसके बाद आज एग्री मार्केट में हमने गिरावट देखी है। एक बार जरा एग्री के काउंटर दिखाइए, ग्वार, कैस्टर। तो क्या आपको ये लगता है राजीव जी कि ये गिरावट अभी बढ़ेगी, या फिर आज के लिए गिरावट थी, कल से मार्केट फिर से रिकवरी मूड में लौट जाएगा? मृत्युंजय जी, जहाँ तक कैस्टर का सवाल है, कैस्टर एक अच्छा रनअप दे चुका है। 5000 से हमने इसको 6000 के आसपास आते हुए देखा, और जो करंट अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 5800 के आसपास गया कैस्टर का। मुझे थोड़ा कैस्टर में यहाँ से गिरावट दिखती है। मुझे लगता है कैस्टर 5500 तक और नीचे में फिसल सकता है। मैं मई कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक ग्वार सीड का बात है, ग्वार सीड भी मुझे यहाँ से थोड़ा वीक लगता है, बट ओवरऑल ऐसा नहीं लगता कि ग्वार सीड में बहुत बड़ी मंदी आ जाएगी। अभी भी ग्वार सीड एक दायरे में ही है।
4300, 4550 दो दायरे बने हुए हैं इसके। तो इसी दायरे में मुझे अभी ग्वार सीड लगता है। जैसे जैसे मानसून की रफ्तार बढ़ेगी और जिस तरह से मानसून प्रोग्रेस करेगा, उसके बाद असली नज़रिया जब निकल के आएगा। जैसे अभी लोअर साइड ही है IMD का भी नॉर्मल की तरफ, और जो स्काई मेटा उनका भी यही कहना है कि थोड़ा सा बिलो नॉर्मल आना चाहिए। तो अब देखते हैं कि किस तरह से आगे पैन आउट होता है मानसून, तो उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। बट अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ग्वार सीड निचले स्तरों पे 4300 के आसपास एक अच्छा खरीदारी का कंटेंडर है। कैस्टर में यहाँ से करेक्शन आ सकती है 5500 तक, 5500 से फिर कैस्टर एक बाइंग की तरफ चलेगा। भाविक पटेल, मानसून के पहले पूर्वानुमान के बाद अब आपका रुख एग्री मार्केट को लेकर क्या होगा, और एग्री में कौन से काउंटर आपको लगते हैं जहां पर कि अभी ट्रेड करना बेहतर होगा? जी, जैसे संजय जी ने बताया कि ऑलरेडी हमने देखा है कि काफ़ी सारे एग्री कमोडिटीज़ थे जो ऑलरेडी थोड़े बहुत रनअप हो चुके थे। तो ये जो IMD का अनुमान है उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हमें दिखने को मिल रहा है। और जैसे अभी भी आगे जाके मॉनसून पैन आउट होगा तो थोड़ा क्लियर ज़्यादा पिक्चर होगा, क्योंकि अभी ज़्यादातर कंसेंसस वही है कि थोड़ा बहुत आई थिंक बिलो नॉर्मल अपने को मॉनसून आ सकता है। पर फिर भी अगर मैं देखूँ तो आई थिंक कपास अगर मैं देखूँ तो आई थिंक कपास अभी भी मेरे को पॉजिटिव लग रहा है जब तक वो 1200 के नीचे नहीं आता। तो एक ट्रेड वो बन रहा है, ऊपर की जगह अभी भी तो 1235 से 1245 तक के लिए जगह खाली है। तो आई थिंक जब तक कपास 1200 के नीचे नहीं आता तब तक मैं लॉन्ग पोजीशन ही रिकमेंड करूंगा 1245 के टारगेट से। ठीक है, तो ये रहा आपके लिए एग्री मार्केट पर कि मानसून के पहले पूर्वानुमान के बाद एग्री मार्केट पर आपका नज़रिया होना क्या चाहिए। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है राहुल का MP से। पूछिए राहुल। तो सोयाबीन 4000 कब तक हो सकती है? 4000। राजीव जी क्या कहेंगे सोयाबीन पर, क्या व्यू है आपका? मृत्युंजय जी, हम माइल्ड बुलिश हैं। यहाँ से मुझे एक बार सोयाबीन 3800-3850 दिखता है। 4000 का तो मैं कॉल नहीं लेना चाहूँगा, बट मुझे अभी आने वाले 4-5 दिन में 3800-3850 दिखता है। तो बाइंग की सलाह रहेगी 3740 पर। 3680 से नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। पहला लक्ष्य है 3800 का और दूसरा लक्ष्य है मुझे 3850 लगता है इसमें। ठीक है, अगला सवाल है पवन का चंडीगढ़ से। पूछिए पवन। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल क्रूड पे और नेचुरल गैस पे है, करंट भाव में क्या करना चाहिए? क्रूड और नेचुरल गैस में करंट भाव पर क्या करना चाहिए? ठीक है, क्रूड नेचुरल गैस बताइए भाभी, क्या करें ताज़ा भाव पर कच्चे तेल में और नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस तो अभी भी मुझे वीक ही लग रहा है, पर ऑलरेडी थोड़ा बहुत नीचे ज़्यादा आ चुका है। तो मैं एक बार थोड़ा बहुत बाउंस आए, जैसे 184 के आसपास आता है तो वहाँ से मैं शॉर्ट करने की सलाह दूंगा। अभी भी मेरा टारगेट 181 का रहेगा इंट्राडे या 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का। बस आप SL जो है वो 186 का लगाइए। और क्रूड भी देखें तो अगर क्रूड भी काफ़ी सारा चल चुका है तो थोड़ा बहुत माइल्ड करेक्शन है ओवरऑल, और अभी भी बायस बुलिश ही है। पर एटलीस्ट इंट्राडे मेरे को आज लग रहा है कि थोड़ा बहुत नीचे करेक्शन आ सकता है। तो आप करंट भाव से भी एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 4450 का, और नीचे अगर टारगेट में देखूं तो 4330 का। ओके, ये रहा है आपके लिए कच्चे तेल पर 4386 ये लेवल है MCX पर। कच्चे तेल में 65 रुपए की कमजोरी है, करीब करीब 1.5% नीचे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। ओके, मेटल मार्केट को लेकर राजीव जी आज के लिए क्या आउटलुक होगा आपका? बेस मेटल्स में क्या कोई काउंटर आपको ऐसा दिख रहा है जहां पर अभी अभी ट्रेड करना बेहतर रहेगा? मृत्युंजय जी, देखिए लेड में हमने काफ़ी बड़ी गिरावट आते हुए देखा है और 132 के स्तर से फ्राइडे से हम देख रहे हैं कि इसमें एक रिकवरी का मोड देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है रिकवरी थोड़ा और ऊपर एक्सटेंड कर सकती है, तो लेड में मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। मुझे 136 36.5 का टारगेट दिखता है। 134 के आसपास बाइंग की सलाह रहेगी। 132 रुपये 80 पैसे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। दूसरी तरफ मैं समझ रहा हूँ जिंक को हम बिकवाली कर सकते हैं, तो एक तरह से हेज ट्रेड भी बन सकता है यहाँ पर। तो लेड में बाइंग कर सकते हैं। जिंक में एक सेलिंग की एडवाइस रहेगी जब तक जिंक 231 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है। जिंक में बिकवाली की एडवाइस होगी टूवर्ड्स 227 to 26। ठीक है, अगला सवाल है पवन का कोलकाता से। पूछिए पवन। सर ये जानना था कि जीरा के 200 रुपये तक जाएगा सर? जीरा 200, इनका 200 पूछने का मतलब ये है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं
16,560, तो मतलब ये भाव हुआ 165 रुपये किलो। अभी जानना चाह रहे हैं कि क्या 200 रुपये किलो का भाव दिखेगा? क्या लगता है भाविक आपको जीरे का भाव? जी अभी 200 तो थोड़ा ज़्यादा मेरे को लग रहा है। अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी देखूँ तो 1750 मतलब 17,500 से 18,000 तक मेरे को दिख रहा है। वहाँ से एटलीस्ट मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत टॉप आउट हो सकता है। तो यहाँ से 150 रुपये मतलब 2,000 रुपये की उम्मीद है, पर 20,000 के लिए अभी तो काफ़ी थोड़ा वक्त है। ठीक है, अगला सवाल है राहुल का MP से। पूछिए राहुल। चना आने वाले 1 महीने में 5,000 हो जाएगा। चना 5,000? जी सर। क्या कहेंगे राजीव जी आप? चना काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है मृत्युंजय जी। मुझे लगता है चना एक अच्छा बाइंग का काउंटर निकल के आ सकता है आने वाले समय के लिए। मेरी राय में देखिए अभी थोड़ा बढ़ा हुआ है, 4450 4400 अच्छे स्तर हैं खरीदारी के लिए पोजिशनल बेस पर, और एक 4200 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें तो मैं समझता हूं कि एक बार हाँ 5,000 भी आ सकता है। बट पहला लक्ष्य मेरा इसमें 4750 4800 रहेगा और दूसरा लक्ष्य फिर 5,000 रहेगा। और ये कॉल जो है 1 से 1.5 महीने की रहेगी। 1 से 1.5 महीने के लिए? ओके, ठीक है जी। और आज जो मार्केट का भाव है चने का वो 4,528 का भाव दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। मेटल में जिंक और एल्युमिनियम, ये 2 काउंटर भाविक आपको आज के लिए या फिर अगले 2 से 3 दिनों के लिए कैसे दिख रहे हैं? जी देखिए, जैसे संजय जी ने बताया, मेरे को भी जिंक एक्चुअली बहुत आउट परफॉर्म हो चुका है ऐसा लग रहा है। संजय जी नहीं है, और राजीव जी हैं। यही है कि इंट्राडे अगर मेरे को पोजिशनली सॉरी राजीव जी और अगर पोजिशनली भी मेरे को लग रहा है तो आई थिंक लेट पॉजिटिव है। जिंक आई थिंक जब तक 231 ब्रेक नहीं करता है तब तक एटलीस्ट मेरे को लग रहा है कि थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकता है और थोड़ा बहुत करेक्शन भी हो सकता है। तो आई थिंक लॉन्ग करने के लिए मैं जिंक में तो सलाह नहीं दूंगा। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम है कि अगर 148 ब्रेक करता है तो एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। 150 151 तक एटलीस्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आ सकता है 145 के स्टॉप लॉस से। ओके, अगला सवाल है घनश्याम का सूरत से। पूछिए घनश्याम। जी सर, सिल्वर बाय किया है 38,400। 38,400 पर चांदी बाई किया है, भाव काफ़ी नीचे आ चुका है। क्या अभी रुकना ठीक रहेगा राजीव जी इनके लिए? मृत्युंजय जी अगर ये पोजिशनली होल्ड कर सकते हैं चांदी को, ऑलरेडी आई थिंक 1,400 रुपये इनके भाव से नीचे है और यहाँ से 500-600 रुपये और दिखता है, मतलब 36,500 एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट किया है अभी तक। तो मुझे लगता है वहाँ से एक अच्छी रिकवरी दिख सकती है। तो 500-600 रुपये और नीचे इंतजार कर लें और वहाँ 36.5 के आसपास एवरेज आउट करें इसको। 36 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें तो इनको निकलने का मौका मिल सकता है। ओके, अगला सवाल कैलाश का है। पूछिए कैलाश जी। सवाल है सर, मैंने 4120 में 10 स्लॉट सेल कर रखे हैं। 4120 में क्रूड सेल किया है आपने? यस। और क्या करें भाविक? जी आज तो मेरा इंट्राडे रिकमेंडेशन सेल का ही है। मेरे को लग रहा है कि एटलीस्ट आज 4320 आ सकता है, तो 4450 के स्टॉप लॉस है। आप आपकी पोजीशन इंट्राडे के लिए होल्ड कीजिए। 4320 से 4330 आता है तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। आपकी पहली रैपिड फायर कॉल राजीव जी। मृत्युंजय जी गोल्ड में बिकवाली की सलाह होगी 31,800 पर, 31,950 के स्टॉप लॉस से 31,600 के टारगेट के लिए। आपकी कॉल भाविक? जी कॉपर में बिकवाली की सलाह होगी 450.80 से 453 के स्टॉप लॉस से, टारगेट रहेगा 446.50 का। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। मृत्युंजय जी क्रूड में बिकवाली की सलाह रहेगी। हमने हालांकि 4420 पे सेल का कॉल दिया है, बट मैं इसको रिवाइज करना चाहूंगा। 4400 पर भी बेच सकते हैं इसको, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 4425 मेंटेन कर सकते हैं और टारगेट 4350 का लगा सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और भाविक पटेल आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी में कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।